Hello students, in this class we will discuss about the basic idea of ideal and non-ideal solution and issue proofs. Before we talk about ideal and non-ideal solution, let's recall Rod's law. According to Rod's law, the partial vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to its mole fraction. That is, Pi is equal to the product of Pi naught and Xi. Here I shows a particular component while P naught I is the vapor pressure of component I in its pure state and Xi is its mole fraction in the solution. So according to this law, we can classify solution in different two categories, that is ideal solution and non-ideal solution. Students, first we will discuss about ideal solution. An ideal solution is the solution in which each components obey Rod's law under all condition of concentration. Rod's law के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर हम डिफरेंट कॉम्पोजिशंस लें और उस पर पी टोटल को फाइंड आउट करें और देन पी टोटल की वैल्यूज के लिए हम ग्राफ को प्लॉट करें तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होती है. अगर कोई सोल्यूशन ये सारी पी टोटल्स की वैल्यूज यानी कि डिफरेंट कॉम्पोजिशन पे पी टोटल की वैल्यू के लिए एक स्ट्रेट ग्राफ देता है, दैट मीन्स हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसे आइडियल सोल्यूशन कह सकते हैं. इसके साथ ही रोड्स लॉ के साथ कुछ और कंडीशंस भी होती हैं जो एक आइडियल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करना नेसेसरी होता है. तो वो क्या है, डेल एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए बी बी आर नियरली इक्वल टू दोस बिटवीन ए एंड बी. तो स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है. अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लें डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को, तो बाकी दोनों पॉइंट भी अपने आप इसको समझ सकते हैं. तो इसको समझने के लिए आप हेल्प दे सकते हैं. सपोज दैट हमारे पास ए और बी दो कंपोनेंट हैं और ए के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हमने कुछ भी आप एक्स मेजर कर सकते हैं और बी और ए की जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है. तो जब हम इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो क्या होता है कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो स्टिल नियरली इनके बराबर ही बनी रहती है. हो सकता था कि हमारे पास सॉल्यूशन बनाते हैं और इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती या कम हो जाती, जो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केसेस में आप डिस्कस करेंगे. बट ऐसा नहीं हुआ है. वो क्या है कि जितनी डिस्टेंस इसकी है जितनी इसकी है उसी के बराबर क्या है, जब हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो ए बी के बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है, उन्हीं के बराबर है. तो इसी फैक्टर की वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो डेल वी मिक्सिंग है वो 0 रहेगा. डेल वी मिक्सिंग बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमने सॉल्यूशन से पहले कंपोनेंट का वॉल्यूम कंसीडर किया है और सॉल्यूशन बनने पे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लिया उनके बीच का जो डिफरेंस है, तो अगर ये डिफरेंस 0 आता है तो हम ये कहेंगे कि डेल वी मिक्सिंग 0 है. और आइडियल सॉल्यूशन के लिए यही कंडीशन है. तो जैसा कि भी आपने देखा कि इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कुछ चेंज नहीं आया, ना ही ये कंप्रेस हुआ ना ही एक्सपेंड हुआ है, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा. सपोज अगर वो हम मानते हैं कि वो कंप्रेस हो गए हैं या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो कम हो गई है तो वॉल्यूम कम हो जाता. और अगर हम कहेंगे कि वो एक्सपेंड हो गए हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गई है, तो हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम उसका बढ़ जाता. लास्ट, डेल एच मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज, जो मिक्सिंग की एंथैल्पी है उसमें चेंज. एंथैल्पी चेंज स्टूडेंट्स आप एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बेसिस पे भी समझ सकते हैं. अगर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट की जो इंटरेक्शंस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, यानी कि प्रोडक्ट जब हमने फॉर्म किया तो इंटरेक्शन वीक हो गया, ऐसी कंडीशन एंडोथर्मिक का केस होता है. और अगर प्रोडक्ट का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो एक्सोथर्मिक का केस होता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है जो एंथैल्पी चेंज होता है वो नेगेटिव वैल्यूज के साथ हम कंसीडर करते हैं और एंडोथर्मिक में हम पॉजिटिव वैल्यूज के साथ कंसीडर करते हैं. यहाँ पे एंथैल्पी चेंज 0 है. क्यों? क्योंकि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो सेम है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है, दैट मींस इंटरेक्शन भी सेम रहेगा. तो ये 3 पॉइंट है स्टूडेंट्स जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको कंसीडर करने होते हैं, जो हम ये कहेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन रोड्स लॉ के साथ साथ ये 3 पॉइंट्स को भी हमें फॉलो कराना बहुत ही जरूरी है. इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो बेंजीन और टॉलिन का है और एनहेक्सेज और एन पेंटेन का है. जनरली हम ऐसे कंपोनेंट्स लेते हैं जो ऑलमोस्ट सेम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और इंटरन्यूक्लियर इंटरेक्शन को रखते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन. When a solution does not obey Rod's law over the entire range of concentration, then it is called non-ideal solution. There are 2 types of non-ideal solution. तो सर जब अभी हमने आइडियल के लिए कहा है Rod's law फॉलो होना चाहिए किसी भी रेंज पे कंसंट्रेशन की, यानी कि कोई भी कंपोजिशन हम ले सॉल्यूशन की उस पे ये फॉलो होना चाहिए. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं है. हम जो एंटायर रेंज है कंसंट्रेशन की, मींस कोई भी कंपोजिशन हम लें
ए और बी की किसी भी वैल्यू को हम लेके सॉल्यूशन को प्रिपेयर करें तो वहां पे रोड्स लॉ फॉलो नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ एक रेंज तक कंसंट्रेशन की फॉलो हो बट एंटायर रेंज तक नहीं होगा। यानी कि अगर हम ए और बी कंपोनेंट से सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन अगर हमने ए कंपोनेंट का 0 लिया है और 0 से 1 तक सारी कंपोजिशंस के लिए हम सॉल्यूशन को बनाएं तो सारी वैल्यूज के लिए हमारे पास पी टोटल की वैल्यू जब आएगी तो वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व को जो ग्राफ प्रिपेयर करेंगे उसमें एक स्ट्रेट लाइन आपको ऑब्जर्व नहीं होगी, वो कर्व फॉर्म में आएगा। साथ ही साथ हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दें जो कि अभी जैसे हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस को डिस्कस किया उसी पे बेस्ड है। तो फर्स्ट है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ। तो इसकी फिर से 4 कंडीशन है। फर्स्ट है ए बी टाइप ऑफ फोर्स इज वीकर देन ए एंड बी बी, वेपर प्रेशर इज हायर देन प्रेडिक्टेड बाय द लॉ, एंड डेल एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 एंड डेल बी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स फिर से अगर हम ये जो इनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसी को कंसीडर कर लें तो उसी से हमारे पास सारा कुछ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनके लिए क्या जरूरी है कि ए बी टाइप ऑफ फोर्स इज वीकर देन ए एंड बी बी। जो हमारे पास कंपोनेंट के बीच का इंटरेक्शन है ए और बी बी के बीच में, जब सॉल्यूशन बनाए तो उनके बीच का इंटरेक्शन वीक हो जाए। जब वीक हो जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ए और बी बी से ज्यादा है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का बढ़ने का मतलब क्या हुआ? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये हो गया कि उनके बीच में इंटरेक्शन वीक है। इंटरेक्शन वीक होने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से दूर बड़ी इजीली चले जाएंगे। तो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो वोलेटाइल नेचर को बढ़ा देता है। तो जब इनके बीच में इंटरेक्शन ही नहीं है तो वो गैस फॉर्म की तरफ जाने के लिए टेंस करेंगे, और गैस फॉर्म में जब वो जाना चाहेंगे, वेपर फॉर्म में जब जाना चाहेंगे तो आप इजीली ये कह सकते हैं कि उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आनी चाहिए रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग पीटी की, वो नहीं आएगी, उससे ज्यादा वैल्यू आएगी। इसलिए हमने कहा है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो इसी पॉइंट के बेस हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर इज हाई। मैंने अभी आपको बताया जब इंटरेक्शन नहीं है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसके बाद मिक्सिंग वॉल्यूम जो है उसका वो भी आपका क्या है, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपके पास एक्सपेंड कर चुका है। जब वो एक्सपेंड कर चुका है तो हम ये कहेंगे कि उनका जो रिजल्टेंट यानी कि सॉल्यूशन में जो इंटरेक्शन है वो वीक है। इंटरेक्शन वीक होने का मतलब है कि हम एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से एक वीक इंटरेक्शन की तरफ गए। वीक इंटरेक्शन की तरफ जाने का मतलब है एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपको पता है जो एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव साइन के साथ होता है। तो 0 से ज्यादा होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव साइन। देन इसका अगर आप एग्जांपल कंसीडर करें तो एथेनॉल एसीटोन का सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, और एक कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का आप सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। ठीक इसी के साथ जब ये जैसे हमने पॉजिटिव डेविएशन शो किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक इसी तरीके से आप लोग नेगेटिव डेविएशन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। सारी के सारे जो पॉइंट्स है वो जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन के केसेस से जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। इनमें क्या है, ए बी फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ए बी, वेपर प्रेशर इज लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय द लॉ, डेल एच मिक्सिंग लेस देन 0 एंड डेल बी मिक्सिंग लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है तो जो कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ए के बीच में जितना इंटरेक्शन होता है, बी के बीच में जितना इंटरेक्शन होता है, तो जब हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो ए बी के बीच में उन दोनों से ज्यादा इंटरेक्शन होने लगे, जिसकी वजह से वो क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, इंटरेक्शन स्ट्रांग होने का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने का मतलब है कि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और साथ ही साथ जब वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, बॉन्डिंग इंटरेक्शन बढ़ जा रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी वोलेटाइल नेचर भी कम हो जाएगा। तो यही है यहाँ पे वेपर प्रेशर इज लोअर देन प्रेडिक्टेड बाय द लॉ। तो जो हम कैलकुलेट करेंगे रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वेपर प्रेशर उतना नहीं आएगा, उससे कम आएगा। कम आने का मतलब है नेगेटिव डेविएशन। तो इसके अगर आप एग्जांपल देखें तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें भी बेसिकली यही है कि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो जितनी बॉन्डिंग इंटरेक्शन, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे कोई बात कर लें कि कोई कंपोनेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, तो ऐसा होता है कि जो उनका अपनी प्योर फॉर्म में कंपोनेंट की पोजीशन होती है वहां पे इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पा रही होती है। और जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं दूसरे, वो उनके साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वो क्लोज आ जाते हैं और इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है। यहाँ पे यही है, आपको पता है एसीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करता है, ठीक इसी तरीके से जो क्लोरोफॉर्म है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है। बट जब हम
इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारे पास, और यहाँ पे चूंकि कार्बन पे 3 Cl प्रेजेंट है तो इस पे जो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन पे और इस पे डेल नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है जिससे इनका इंटरेक्शन काफी बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका जिसमें आप ये शो कर सकते हैं कि नेगेटिव डेविएशन है। देन आपको स्टूडेंट्स इसके लिए ग्राफ भी ड्रॉ करने होते हैं। ग्राफ काफी इजी है, आप इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हो। ग्राफ की हेल्प से आपको काफी सारे पॉइंट और क्लियर हो जाएंगे। तो हमने इस साइड पे पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बना रखा है, इधर नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है। जो एक्स एक्सिस है वो आपको शो कर रही है जो कंपोजिशन, दैट मींस मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है वहां पे हमारे पास वेपर प्रेशर है। तो ठीक जैसे हम रॉड्स लॉ में प्रिपेयर करते हैं उसी पे बेस है ये भी ग्राफ आपका। तो हमारे पास जो ये पॉइंट है यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 है और एक्स बी की वैल्यू 0 है, दैट मींस प्योर हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ए प्रेजेंट है। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 है और एक्स बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्योर कंपोनेंट बी प्रेजेंट है। तो ठीक यहाँ पे आप देख सकते हैं चूंकि पी नोट बी की वैल्यू ज्यादा, तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास कंपोनेंट बी है वो ज्यादा वोलेटाइल है विद रिस्पेक्ट टू द कंपोनेंट ए। तो इसके लिए जो हमने यहाँ पे ब्लैक लाइन स्ट्रोक किया वो स्टूडेंट्स आइडियल सॉल्यूशन के केस के लिए है। जब आइडियल सॉल्यूशन होता है तो लीनियर रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन और पीटी के बीच में, तो हमने यहाँ पे लीनियरिटी दिखा रखी है। बट जब नॉन आइडियलिटी आएगी यानी कि पॉजिटिव डेविएशन के लिए, तो जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू होगी पीटी के अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ, तो उससे ज्यादा वैल्यू हमारे पास ऑब्जर्व्ड आएगी। तो दैट मींस ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ पीटी इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पीटी अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ। ठीक इसी तरीके से ये नेगेटिव डेविएशन का कर्व है। यहाँ पे हमने शो किया कि जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है पीटी की उससे कम वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ये दो ग्राफ हैं, आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करने आने चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके लिए। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन। आपने काफी डिफरेंसेस देखे, बेसिकली मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन बेस्ड फिनोमेना है। अगर हम पता लगा लें कि मॉलिक्यूल जो हमने मिलाए हैं कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के, जब उनका सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है तो उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है। अगर वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है पहले की कंडीशन के रिस्पेक्ट में तो हम ये कहेंगे कि उनका नेगेटिव डेविएशन है, और अगर वो इंटरेक्शन वीक हो जाता है तो हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन है। स्टूडेंट्स जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजियोट्रोप्स, जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेस्ड टॉपिक है। जैसा कि भी आपने देखा कि हमने एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अगर हम पॉजिटिव डेविएशन को कंसीडर कर लें तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए जितने भी हम कंपोजिशन के रिगार्डिंग वेपर प्रेशर को, टोटल वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे तो वो जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू होगी रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग उससे हमेशा ज्यादा आएगा। दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वेपर प्रेशर की वो ऑब्जर्व वैल्यू से कम होगी, जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो हमारे पास ज्यादा आएगी। अब अगर हम बात करें इन सारी वैल्यूज में तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें एक वैल्यू ऐसी होगी जहां पे जो टोटल वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा। अगर इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास वो पॉइंट लगभग यहाँ पे है। तो इस कंपोजिशन के रिगार्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है वो वहां पे सबसे ज्यादा होगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट ये नोट करने वाली बात है, जो पॉइंट हमारे पास जो अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो वहां पे ऐसा पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है, टोटल वेपर प्रेशर, उस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो नेगेटिव डेविएशन वाले कर्व में भी हमारे पास एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे हमारे पास सबसे कम टोटल वेपर प्रेशर प्रेजेंट होगा, और इस पॉइंट पे जो कंपोजिशन है उसके लिए जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों ग्राफ में आप मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन कर्व की बात करें, ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इनमें वो पॉइंट जहां पे हमारे पास वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है उस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन की कंपोजिशन होगी वही कंपोजिशन हमारे पास वेपर फेज में भी होगी। ठीक इसी तरीके से जो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन कर्व है वहां पे जिस पॉइंट पे हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर सबसे कम है उस पॉइंट पे जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन की वो और जो कंपोजिशन है हमारे पास वेपर फेज की दोनों कैसी होंगी, सेम होगी। Therefore, we can say that a solution which distill without change in its composition at a particular temperature is called azeotrope, and such solution with positive deviations are called minimum boiling azeotrope, and with negative deviations are called
maximum boiling azeotrope. In another words, we can also say that azeotropes are binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. Here we have two different example of minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope. Minimum boiling azeotrope is a 95% mass by mass composition of ethanol solution in water, has boiling point equal to 351.1 Kelvin, whereas the boiling point of H2O is 373 Kelvin and boiling point of ethanol is 351.3 Kelvin. Here you can see that the boiling point of the solution is less than the boiling point of both individual liquids. Therefore, we can say that the 95% mass by mass ethanol solution is one of the example of minimum boiling azeotrope. Similarly, अगर आप देखें maximum boiling azeotrope के example के लिए तो यहाँ पे हमारे पास 20.3% mass by mass solution of HCl है. अगर हम इस composition में HCl का solution बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या है maximum boiling azeotrope. तो इसका जो boiling point है वो 383 Kelvin का है और जो बॉइलिंग पॉइंट एस्ट्रो का आपको पता है 373 केल्विन है और HCl की अगर बात करें तो 188 केल्विन. तो इन दोनों से ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का इस कॉम्पोजिशन में. तो स्टूडेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ग्राफ की हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. तो उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं ग्राफ की. तो यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट ग्राफ है. ये हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का है, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप का ग्राफ है. तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें इस ग्राफ को ध्यान से तो हमारे पास जो ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कॉम्पोजिशन है बेसिकली. यहाँ पे हम बात कर सकते हैं टीबी है तो यहाँ पे एक्स बी हमारे पास इधर की तरफ डिक्रीज करता जाएगा. तो हम यहाँ पे एक्स ए ये हमारे पास इधर की तरफ इंक्रीज करता जाएगा और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्स ए हमारे पास इस साइड पे इंक्रीज करता जाएगा. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स ए की वैल्यू जो है वो 0 के इक्विवेलेंट है और यहाँ पे एक्स पी की वैल्यू इक्विवेलेंट है किसके 0 पे. तो इस अगर आप ग्राफ को देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ब्लू लाइंस हैं ये शो कर रही हैं वेपर कंपोजिशन को और जो ब्लैक लाइंस हैं वो शो कर रही हैं लिक्विड कंपोजिशन को. सो स्टूडेंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कंपोजिशन को लिक्विड और वेपर फेस में तो अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे इस कंपोजिशन के लिए लिक्विड के लिए अगर हम इस टेम्परेचर पे इसको हिट करें तो हमारे पास जो वेपर कंपोजिशन होगी वो इस पॉइंट पे हमको मिलेगी. दैट मीन्स इस ग्राफ के हेल्प से हम वेपर कंपोजिशन और लिक्विड कंपोजिशन के बीच में रिलेशन दिखा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टेम्परेचर्स. तो ठीक इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएं, हम अपनी कंपोजिशन को अलग अलग कंपोजिशन का सॉल्यूशन प्रिपेयर करें तो उनके लिए बॉइलिंग पॉइंट्स हमारे पास वेरीज करते जाएंगे. तो हमको एक कंपोजिशन ऐसी मिलेगी जहां पे हमारे पास क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ही कम होगा और वही जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा एजियोट्रोपिक पॉइंट. और इस पॉइंट पे आप अगर ऑब्जर्व करें तो जो कंपोजिशन है हमारे पास लिक्विड फेज की और जो कंपोजिशन हमारे पास वेपर फेज की वो क्या है एक दूसरे के कोइंसाइड है, दोनों ही सिमिलर है. ठीक इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए कर्व ड्रॉ करें तो हमारे पास यहाँ पे फिर से जो ब्लू लाइन है वो वेपर कंपोजिशन को शो कर रही है, ब्लैक लाइन लिक्विड कंपोजिशन को शो कर रही है. तो हम डिफरेंट वैल्यू पे अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, सपोज हम इस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास वेपर कंपोजिशन क्या है तो इसके लिए हम ये इस साइड पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या है वेपर कंपोजिशन. ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप फाइंड आउट करना चाहें तो इसके लिए आप इधर ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास क्या है यहाँ पे आपके पास अगर इस पॉइंट पे आपके पास लिक्विड कंपोजिशन ये है तो अगर हम इस टेम्परेचर पे इसके रिगार्डिंग जो टेम्परेचर है उस पर अगर हम वार्म करें इसको हमारे पास जो वेपर कंपोजिशन होगी वो किस पॉइंट के रिगार्डिंग होगी इस पॉइंट के. बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक पॉइंट हमारे पास टेम्परेचर का ऐसा है जो सबसे मैक्सिमम है और वहीं पे हम ये कह सकते हैं कि जो कंपोजिशन है वेपर फेस की और लिक्विड फेस की वो सेम है. तो ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक पॉइंट यहाँ पे. और ये एग्जांपल है हमारे पास किसका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का और ये है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप का. तो स्टूडेंट्स जो बेसिक डिफरेंस है एजियोट्रोपिक कंपोजिशन और बाकी कंपोजिशन वो काफी इंपॉर्टेंट है. एजियोट्रोपिक कंपोजिशन जब कोई सॉल्यूशन अचीव कर लेता है या आप उसी कंपोजिशन में प्रिपेयर करते हैं तो एजियोट्रोपिक कंपोजिशन को जब आप बॉईल करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पे तो वो कंप्लीट डिस्टिलेशन के थ्रू पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है. उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास हमने जब बॉइलिंग किया तो एक कंपोनेंट पहले निकल गया और दूसरा कंपोनेंट रह गया देन उसको हमने बॉईल करके हटाया, ऐसा नहीं है. बाकी जितने भी कंपोजिशन है जो ट्रॉपिक कंपोजिशन के अलावा वहां पे जब आप उसको बॉईल करेंगे तो ऐसा ही होगा कि एक कंपोनेंट पहले खत्म हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट फिर बाद में उसमें खत्म होगा. बट अगर हमने एजियोट्रोपिक कंपोजिशन प्रिपेयर किए या
सॉल्यूशन ने किसी कंडीशन से अचीव कर लिया है और फिर हम उस बॉइलिंग पॉइंट पे, एजोट्रोपिक बॉइलिंग पॉइंट पे उसको बॉईल कर रहे हैं, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो पूरी तरीके से डिस्टिलेशन हो जाएगा और उसमें कोई भी कंपोनेंट फर्दर बचेगा नहीं, दोनों कंपोनेंट एक ही साथ हमारे क्या होंगे, कंप्लीटली इवेपोरेट हो पाएंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको आइडल, नॉन आइडल सॉल्यूशन और एजोट्रोपिक पॉइंट से रिलेटेड काफी सारे जो कंफ्यूजन है वो दूर हुए होंगे। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।